जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे थे बोर्ड परीक्षा की तैयारी 2024 और 25। तो इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे और हम लोग बात कर रहे थे 3 नंबर वाले जो प्रश्न हैं उन पर। और इसका 3 नंबर वाले प्रश्न का ये तीसरा भाग होगा। हालांकि इसके 2 भाग यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें कह रहा है दिए गए चित्र में आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करिए। तो देखिए, अगर मान लीजिए 2 आवेश, जैसे मान लीजिए कोई आवेश Q1 है और एक कोई आवेश Q2 है। अगर ये मान लेते हैं r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r। ये फार्मूला होता है यदि 2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच स्थितिज ऊर्जा का ये फार्मूला होता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर 2 से अधिक अगर आवेश हैं तो उनके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r12 प्लस, जैसे मान लीजिए 3 आवेश इसमें दिए, 3 के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो Q2 इंटू Q3/r23 प्लस मान लीजिए Q3 इंटू Q1/r31। इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 का मतलब पहला आवेश, 2 का मतलब दूसरा आवेश, 3 का मतलब तीसरा आवेश। तो यहाँ पे जैसे पहले नंबर पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर पहला और दूसरा आवेश का गुणा करिए, फिर पहले और दूसरे आवेश के बीच की दूरी, फिर दूसरा और तीसरा आवेश का गुणा करिए प्लस करके, फिर उनके बीच की दूरी, और तीसरा और पहला या पहले तीसरे का गुणा करिए और उनके बीच की दूरी, और इन सभी को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो मैं मान लेता हूँ ये वाला जो है ये पहला आवेश है, यहाँ का दूसरा आवेश है और यहाँ वाला क्या है, तीसरा आवेश है। तो अगर हम इसके संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए हम बात करेंगे Q1 को, चलिए हमने इसको माना तो यहाँ हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान देना कि जब आवेश की मतलब स्थितिज ऊर्जा की बात आती है तो यहाँ पे आपको आवेशों को चिन्ह सहित रखना पड़ता है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ हो जाएगा 2Q इंटू, यहाँ पे मान लीजिए माइनस का क्या हो जाएगा Q बटे, इनके बीच की दूरी है इनके बीच की दूरी A है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे अब 2 और 3 लेना है, तो 2 और 3 लेना है, तो ये 2 और 3 है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2Q इंटू माइनस का Q बटे A, फिर प्लस, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 2 और 3 लेना है, तो यहाँ हो जाएगा Q माइनस में माइनस Q इंटू माइनस Q बटे इनके बीच की दूरी A। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा U बराबर, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 10⁹। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये गुणा करोगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2Q² और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस का 2Q² और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस Q²। तो ये हो जाएगा U बराबर 9 × 10⁹। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर हर समान है तो इसको नीचे ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का 2Q², फिर माइनस का 2Q² प्लस का Q²। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा U बराबर 9 × 10⁹। फिर यहाँ देखिए ये हो जाएगा माइनस का 4Q में से 1 Q जाएगा तो जाएगा माइनस का 3Q²/A। ठीक, और यहाँ पे मात्रक में लिखेंगे जूल, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा की बात हो रही है, तो ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करूँगा ये बातें हमारी आपको समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि स्वप्रेरण गुणांक एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। फिर इसके बाद कह रहा है कि 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पियर की धारा 0.1 सेकंड में से शून्य हो जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल को भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले हमें बात करना है स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, स्वप्रेरण गुणांक के लिए फार्मूला लिखा है और ये हमने अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए फार्मूला लिखा है। स्वप्रेरण गुणांक का फार्मूला होता है L बराबर -E/ΔI/ΔT, और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो फार्मूला होता है M बराबर होता है -ES/ΔIP/ΔT। तो यहाँ से हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये लिखा है ΔI/ΔT, तो अगर मान लेते हैं कि I की जगह मैं रख दूँ 1 एम्पियर और यहाँ पे T की जगह रख दूँ 1 सेकेंड, तो यहाँ से हम इसकी में ये परिभाषा बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी कुंडली में
प्रति सेकंड, हर एक सेकंड में अगर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस कुंडली में जितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसी विद्युत वाहक बल को हम लोग अन्योन प्रेरण गुणांक कहेंगे। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए डेल्टा एक जगह 1 एम्पीयर, डेल्टा टी की जगह 1 सेकंड, तो 1/1 यानी सीधा सीधा आएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी जो होगा ये हो जाएगा 1 एम्पीयर बटे सेकंड। तो अगर इसको मैं उठा के यहाँ रख दूंगा तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, एल बराबर माइनस ई के आ जाएगा, क्योंकि इनकी जगह हमने क्या रख दिया 1 एम्पीयर अपॉन सेकंड। तो यहाँ से एक परिभाषा निकल के सामने आती है कि अगर हम किसी भी कुंडली में प्रति सेकंड 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करें तो उस कुंडली में जितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वही विद्युत वाहक बल स्वप्रेरण गुणांक कहलाएगा। यहाँ पे दरअसल माइनस चिन्ह या लेंज के नियम को बताता है। इसमें ये बताता है लेंज के नियम कि किसी भी कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा सदैव उस कारण का विरोध करेगा जिससे वह उत्पन्न हुआ होता है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ से अगर अन्योन प्रेरण की बात करें तो यहाँ से अगर हम लिख सकते हैं डेल्टा आई पी, इसको मान लेते हैं 1 एम्पीयर, और डेल्टा टी को मैंने मान लिया 1 सेकंड। तो अगर हम कहें डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी जो है ये फाइनली इसको लिख सकते हैं 1 एम्पीयर बटे सेकंड। तो यहाँ से अगर हम परिभाषा इसकी बात करें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर हर एक सेकंड यानी प्राथमिक कुंडली में यदि प्रति सेकंड 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ही अन्योन प्रेरण गुणांक कहलाता है। जैसे अगर मान लो मैं इसको लिखना चाहूँ तो एम बराबर माइनस ई एस बटे, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 1 एम्पीयर बटे सेकंड। तो फाइनली एम बराबर आपका हो जाएगा माइनस का ई एस। तो यहाँ से एक निष्कर्ष यही निकल रहा है कि यदि हम आईपी का मतलब होता है प्राथमिक कुंडली में धारा, तो यदि हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रति सेकंड अगर 1 एम्पीयर प्रवाहित करें तो द्वितीय कुंडली में जितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसी विद्युत वाहक बल को हम लोग अन्योन प्रेरण गुणांक बोलेंगे। तो उम्मीद करूँगा दोनों परिभाषाएं आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे सवाल में बोल रहा है कि 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हमें कुल मिला के इस वाले फार्मूले का ये कहना यूज करना है। तो हमें इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से हो जाएगा ई बराबर एल इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि विरोध करेगा बस, बाकी इसमें कोई सवाल में कोई इसका खास रोल नहीं है। एल की जगह हम लिखेंगे 5 हेनरी। अच्छा, डेल्टा आई यानी परिवर्तन कितना हो रहा है, तो परिवर्तन इसमें 5 एम्पीयर से शून्य हो रहा है, यानी सीधा सीधा 5 का परिवर्तन हो रहा है, बटे समय की बात करें तो 0.1। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 50 पंजे यानी सीधा सीधा ई की बात करें तो ये हो जाएगा 250 वोल्ट। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें हमारी अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। चलिए आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी चालक की धारिता में वृद्धि कैसे की जाती है। उसके बाद कह रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच की जो त्रिज्या है प्लेटों की जो त्रिज्या है वो 3×10⁻² मीटर तथा उसकी धारिता जो है वो 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। तो इसमें कह रहा है संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, 2 फार्मूले संधारित्र की धारिता का लिखा है। देखिए ये फार्मूला आप तब लगाएंगे जब किसी गोले यानी गोलाकार संधारित्र की धारिता की बात करेगा, तो उसके लिए ये फार्मूला हम लगाते हैं। और ये जो फार्मूला हमने लिखा है दरअसल ये फार्मूला समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को ज्ञात करने के लिए निकाला जाता है जब प्लेटों के बीच या तो निर्वात हो या तो हवा हो, तब उस टाइम धारिता ज्ञात करने के लिए ये फार्मूले का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आइए इस सवाल को शुरू करते हैं। पहला नंबर इसमें ये बोला है कि किसी चालक की धारिता में वृद्धि कैसे करें, यानी कहने का अर्थ ये है कि किसी भी चालक या किसी भी संधारित्र में हम अधिक से अधिक ऊर्जा अगर उसमें स्टोर करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम लोग उसमें अधिक से अधिक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो पहला नंबर है कि उसमें जो चालक यानी संधारित्र में जो चालक तार है उसके हम क्षेत्रफल को उसको हम बढ़ाकर भी उसमें धारिता को बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर उसका एरिया जैसे मान लो कोई चालक तार इतना है तो अगर हमें क्या करना है, इसके एरिया को बढ़ा देना है, तब जाके इसमें भी क्या होगा, चालक तार की जो धारिता है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। चालक तार की लंबाई को भी आप बढ़ा करके उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और भी आप फिर अच्छे चालक तार का भी आप यूज करके भी उसकी धारिता को आप बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 इसके मुख्य कारण है जिनसे हम चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं। अब आइए हमें क्या करना है, यहाँ पे पहला नंबर सवाल में बोल रहा है कि
कि जो इसकी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो 1 मीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता के बराबर है। तो पहला नंबर हम यहाँ पे अगर इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, R की जगह हम कितना रखेंगे, तो R की जगह हम 1 रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा C बराबर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब हमें एक और क्या दिया है, यहाँ पे प्लेटों का जो त्रिज्या दिया है R, यहाँ पे लिख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखेंगे गोलाकार संधारित्र की धारिता, और ये आएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको यहाँ पे आप फैराड लिख लीजिए। ठीक है, अब हमें क्या दिया, R का मान कितना दिया, 3 × 10⁻³ मीटर। तो अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम जानते हैं चूँकि A बराबर होता है पाई R²। तो यहाँ से अगर A बराबर लिखना चाहें तो पाई ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद R की जगह क्या रखेंगे, 3 × 10⁻² और इसका एक कर दीजिए स्क्वायर। तो A बराबर हो जाएगा पाई × 9 × 10⁻⁴, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें कुल मिला के इसमें D का मान बताना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, चूँकि D बराबर हम लिख सकते हैं A × एप्सिलॉन नॉट अपॉन C। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A का मान कितना दिया है, तो A का मान अभी मैंने निकाला पाई × 9 × 10⁻⁴ बटे, अच्छा इंटू में एप्सिलॉन नॉट भी है। और हमने यहाँ पे C का मान क्या निकाला था, अभी C का मान निकाला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई पहला नंबर कटेगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कटेगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें D बराबर, तो फाइनली आपका कितना आएगा, यहाँ से बचेगा 9/4 × 10⁻⁴। तो D बराबर, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 में 4 का भाग करेंगे। चलिए 9 में 4 का भाग कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, यहाँ दशमलव लगाने के बाद 0, फिर 4 दूनी फिर 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर 0, 4 × 5 = 20। तो D बराबर आपका आ जाएगा 2.25 × 10⁻⁴, और यहाँ पे लगाएंगे इसको मीटर। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि दिए गए परिपथ में वोल्ट मीटर तथा अमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे। यानी आपका ये चित्र बना हुआ है, इसमें ये अमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो सवाल वाला ये जानना चाहता है कि अमीटर में यानी कितनी धारा प्रवाहित होगी और ये वोल्ट मीटर कितना पढ़ेगा। तो सीधा सीधा इसमें इस पूरे परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित होगी ये पूछ रहा है। और दूसरा नंबर यहाँ पे देखिए, जो ये वोल्ट मीटर, अगर चित्र को आप देखेंगे तो वोल्ट मीटर जो दरअसल लगा है वो संधारित्र और प्रेरक यानी कुंडली इनके बीच लगा है। तो ये वोल्ट मीटर संधारित्र और कुंडली का जो परिणामी विभवांतर होगा उसको बताने का ये काम करेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि अगर इसमें अमीटर कितना पड़ेगा, तो हम जानते हैं LCR परिपथ में या फिर जैसे संधारित्र या कुंडली संधारित्र है, कुंडली प्रतिरोध वगैरह आते हैं, तो इसमें प्रतिरोध ना बोल के हम लोग प्रतिबाधा को बोलते हैं। तो अगर हम इसमें अगर बात करें I बराबर, तो I बराबर चूँकि हम जानते हैं V बराबर होता है IR। तो अगर हम I की बात करें तो I बराबर मैं लिख सकता हूँ V/R। V/R का अर्थ होता है कि यहाँ पे I बराबर वोल्टेज बटे प्रतिबाधा यानी Z। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें I बराबर, तो V बटे प्रतिबाधा RLC परिपथ के हम जानते हैं ये होता है R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं I बराबर V का मान कितना है 90 बटे, क्योंकि सवाल में वोल्टेज 90 दिया हुआ है, और R का मान सवाल में दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस, और XL का मान दिया हुआ 6 माइनस 2 इसका स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से हम लिख सकते हैं I बराबर 90 बटे अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 में से 2 जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो हो जाएगा 90 बटे 16 9 25 यानी वर्गमूल आएगा 5, इसको निपटाएंगे तो आएगा 18। तो I बराबर आएगा 18 एम्पियर।
तो अर्थात इसका कहने का ये है कि जो अमीटर का पाठ्यांक है, नहीं जो अमीटर पढ़ेगा वो 18 एम्पियर की करंट को पढ़ेगा। ठीक है, अब इसमें अगला नंबर है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। यहाँ लिख सकते हैं अमीटर का पाठ्यांक। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो हम समान जानते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेरक और संधारित्र के बीच लगा हुआ है। तो एलसी परिपथ में आपने पढ़ा था परिणामी विभवांतर। अब इसमें डिपेंड ये करता है कि बड़ा कौन, जैसे इसमें देखेंगे एक्सएल बड़ा है एक्सी छोटा है, तो लिखेंगे एलसी परिपथ में परिणामी विभवांतर। तो ये होता है V बराबर, अगर एक्सएल बड़ा है तो VL माइनस VC। तो यहाँ से हम V बराबर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं IXL और माइनस IXC। तो इनके मानों का क्या करना है, रखना है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I का मान या तो I कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा XL माइनस XC। तो V बराबर हो जाएगा, I का मान 18 है, XL का मान कितना दिया है 6 माइनस XC का मान 2 दिया है। तो V बराबर यहाँ से घटेगा 4, 18 72, यानी 72 वोल्ट जो है वो वोल्ट मीटर पाठ्यांक को पढ़ेगा। तो उम्मीद करूँगा ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।